और यहां पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस की। कुल मिलाकर के 7 पॉइंट्स और इन 7 पॉइंट्स को आसानी से समझने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है म्यूजिक। जी हां दोस्तों, म्यूजिक म्यूजिक। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का ओसीएम और हम पहुंच चुके हैं इस साल के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पर। जी हां दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ओसीएम दिस ईयर। नाम है इसका बिजनेस सर्विसेज, चैप्टर नंबर 4। जी हां दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर इसलिए है क्योंकि इसका वेटेज ही बहुत ज्यादा है। पूरे पेपर पे राज करने वाला चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम के अंदर हर टाइप के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बिजनेस सर्विसेज के क्वेश्चन आपको जरूर नजर आएंगे और इसीलिए इस चैप्टर को जरा भी स्किप करने का नहीं, कुछ भी इसमें से छोड़ने का नहीं। जी हां दोस्तों, आज एक मजेदार आंसर हम जरूर पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि लगातार इस चैप्टर के वीडियोस और आईएमपी क्वेश्चंस हम डालते रहें। घंटों का काम मिनटों में करने के लिए आपके लिए होंगे इस वीडियो के अंदर शॉर्ट कोड्स, जिसके जरिए आप आसानी से लिख करके प्रैक्टिस कर पाएंगे और आंसर्स को आसानी से लिख के प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है ओसीएम सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि यहां पे सिर्फ रट्टा फाई काम नहीं चलने वाला, आंसर को समझना भी पड़ेगा और लिख के याद भी करना पड़ेगा। तो रिमेंबर टू रिपीट टू रिमेंबर का मंत्र हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि याद रखिए कि आपको वापस पढ़ना चाहिए और वापस पढ़िए क्योंकि याद रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस सर्विसेज प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस के साथ। इसकी करेंगे शुरुआत। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, बिफोर गोइंग टू द मेन टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आपको डिटेल वीडियोस चाहिए तो वो हमने प्लेलिस्ट सेक्शन में ऑलरेडी बना के रखे हैं। यहां पर हम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में जरूर दिखाई देंगे, ऐसे क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको डिटेल फुल चैप्टर के वीडियोस चाहिए तो जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे चैप्टर वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाएगी एंड यू कैन हैव अ लुक एट इट ऑल्सो। तो यहां दोस्तों बात करूं सर्विसेज की, तो ये चैप्टर जो है ना, ये पूरा का पूरा बिजनेस सर्विसेज की बात करता है। सर्विसेज वो होती हैं जो कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं प्रोवाइडर को। जी हां दोस्तों, ये जो हमारे बिजनेस हाउसेस है ना, उनको सर्विसेज दे करके हम उनके काम को आसान करने की कोशिश करते हैं। तो बिजनेस सर्विसेज वो सारी सर्विसेज हैं जो बिजनेस प्रोवाइडर को अपना काम आसानी से करने में मदद करती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, जैसे बैंकिंग, जैसे उनके बिजनेसमैन के रिस्क को कम करने के लिए इंश्योरेंस जैसी सर्विसेज। तो ये कुल मिलाकर के पूरा चैप्टर dedicated है to all the business services which help the business houses to generate more profit, which help the business houses to ease their workload। कहीं ना कहीं मदद करती हैं ये बिजनेस सर्विसेज बिजनेस हाउसेस का अच्छे से काम करने में, अच्छे से फंक्शनिंग करने में, क्योंकि कोई भी बिजनेस हाउस अकेला आइसोलेटेड नहीं चल सकता। गुड्स को, माल को यहां से वहां पहुंचाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, पैसे की लेन देन हमेशा लगी रहती है और इसके लिए बैंकिंग सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं दोस्तों रिस्क तो बहुत होता है बिजनेस में और इसीलिए इंश्योरेंस की भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसी कई अलग अलग बिजनेस सर्विसेज की जरूरत बिजनेस हाउसेस को पड़ती है और उन्हीं के बारे में ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सर्विसेज के इंट्रोडक्शन के साथ। सर्विसेज आर इनटैंजिबल इन नेचर, दे आर नाइदर मैन्युफैक्चर्ड, ट्रांसपोर्टेड नॉर स्टॉक्ड। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ फ्यूचर यूज, हेंस दे आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली। यानी दोस्तों ये भले दिखाई ना देती हो लेकिन होती जरूर है। इन्हें ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता लेकिन महसूस जरूर किया जा सकता है। इन्हें संभाल के स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, लेकिन इनकी वजह से ही काम आसान होते हैं। बिजनेस सर्विसेज आर दोज सर्विसेज which help in a successful running of business। यानी बिजनेस को अगर सक्सेसफुली रन करना है तो फिर बिजनेस सर्विसेज की जरूरत पड़ती ही है। दोस्तों बात करें यहां पर मीनिंग की, तो समटाइम्स सर्विसेज आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद गुड्स। सामान के साथ, माल मटेरियल के साथ ये इतने ज्यादा क्लोजली अटैच्ड होते हैं कि इन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन no transfer of possession or ownership takes place when services are sold and they cannot be stored or transported। Services are instantly perishable। यानी यार कोई गाड़ी भाड़ा जब हम किसी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं तो वो उसके साथ अटैच्ड है ना यार।
गाड़ी भाड़ा जो है वो उसी बिल में इंक्लूड होकर के आने वाला है, उसी में थोड़ा सा एडअप होकर के आने वाला है। तो ये सर्विसेज जो है शुरू होती हैं, खत्म भी हो जाती हैं, हमें राहत देकर बस चली जाती हैं। दैट इज व्हाई दे कैन नॉट बी स्टोर्ड, दे कैन नॉट बी सोल्ड और दे कैन नॉट बी स्टोर्ड एनीवेयर। ये सर्विसेज इंस्टेंटली पेरिशेबल होती हैं, यानी खत्म जल्दी हो जाती हैं। दे कम इनटू एग्जिस्टेंस एट द टाइम दे आर बॉट एंड कंज्यूम। तो उसी समय इनका काम है जब इनकी बेहद ज्यादा जरूरत है। बात करें दोस्तों बिजनेस सर्विसेज की, तो बिजनेस कैन नॉट बी ऑपरेटेड इन एन आइसोलेटेड मैनर, यानी बिजनेस को अकेले तो नहीं चलाया जा सकता। इट रिक्वायर्स सम एक्टिविटीज व्हिच फैसिलिटेट बिजनेस टू ग्रो रैपिडली। यानी दोस्तों यहां पर कहीं ना कहीं बात बहुत सिंपल है, बिजनेस जो है अकेला नहीं चल सकता, उसे बहुत सारी सर्विसेज ही आगे लेकर जाती हैं, सक्सेसफुल बनाती हैं। बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज व्हिच हेल्प बिजनेस टू ग्रो एंड हेल्प बिजनेस टू फंक्शन सीमलेसली। चलिए दोस्तों आज पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज में से इंश्योरेंस के बारे में। यहां आपको बहुत सारे टाइप्स दिखाई दे रहे हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। इसमें से सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं बिजनेस में रिस्क तो ढेर सारे होते हैं, रिस्क को कम करने के लिए ये इंश्योरेंस कंपनी ही हमारा साथ देती है। इंश्योरेंस इज अ मींस ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस, यानी फाइनेंशियल लॉस से बचने के लिए एक प्रोटेक्शन, एक कवर, क्योंकि रिस्क को कभी कंप्लीटली आप खत्म नहीं कर सकते, रिस्क हमेशा रहेगा, उसको आप थोड़ा सा रिड्यूस जरूर कर सकते हैं, उससे प्रोटेक्शन, उससे एक सुरक्षा कवच जरूर हासिल कर सकते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट primarily used to hedge against the risk of a contingent or uncertain loss। hedge मतलब रिस्क से लड़ने के लिए, रिस्क का डट के सामना करने के लिए, उसे रुकावट की तरह पार कर लेने के लिए होता है हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर and the insured whereby the insurer agrees to compensate the insured against the loss। यानी जो भी कंपनी होती है ना, वो अग्री करती है कि तुम मेरे को प्रीमियम देते रहो, मैं तुम्हारा लॉस अब अगर कभी फ्यूचर में होता है तो उसका पूरा भरपाई करके दे दूंगी। The insured has to pay a certain fixed sum of money on timely basis to the insurer। तो ये है इंश्योरेंस का पूरा कच्चा चिट्ठा। चलिए अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। तो दोस्तों ये हैं कुछ टर्म्स जो बेसिक तौर पर हमेशा ही इंश्योरेंस के संदर्भ में यूज किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड वो पर्सन है हु इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सर्टेन लॉसेस, यानी जो इंश्योरेंस ले रहा है ना वो होता है इंश्योर्ड। इसके अलावा इंश्योरर की बात करें तो अ फर्म और अ पर्सन हु अग्रीज टू कंपेंसेट, अ फर्म और अ पर्सन हु अग्रीज टू कंपेंसेट, अ फर्म और अ पर्सन हु अग्रीज टू कंपेंसेट, यानी LIC की कंपनी या स्टार इंश्योरेंस, ये जो कंपनियां होती हैं या जो कोई इंडिविजुअल है जो आपकी भरपाई बाद में देगा, वो होता है इंश्योरर, जो आपको गारंटी दे रहा है कि भाई तू प्रीमियम भरते रहे, मैं तेरी पॉलिसी निकाल रहा हूं और मैं तेरे को पूरा मतलब कंपेंसेशन दे दूंगा, वो इंश्योरर कहलाता है। बात करें दोस्तों प्रीमियम की, तो ये वो अमाउंट होता है जो एक इंश्योर्ड जो है, इंश्योर्ड वो भरता है। द कंसिडरेशन फॉर विच द इंश्योरर अग्रीज टू इंश्योरी द इंश्योर्ड, इट इज पेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर, यानी जो इंश्योर्ड व्यक्ति है वो इंश्योरर को ये प्रीमियम भरता है, फिर वो महीने महीने हो, साल का हो, ये तो इंश्योरेंस पॉलिसी पे डिपेंड करता है। बात करते हैं अब पॉलिसी की, तो द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर इज कॉल्ड एज अ पॉलिसी। जिस पे साइन करते हैं, जो खरीदते हैं, बेचते हैं, ये इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट जिस पर इंश्योर्ड और इंश्योरर अग्री करते हैं म्यूचुअली डिस्कशन करने के बाद। बात करें अगले इंपॉर्टेंट और बेसिक टर्म की, नाम है इसका क्लेम। ये तब आता है ना जब कोई घटना घट जाती है, जब कोई इंसिडेंट या सिचुएशन ऐसा आ जाता है जब फाइनली अब लॉस हुआ है, तो भरपाई तो देने वाला था तूने बोला था ना तूने, तो दे। क्लेम किया जाता है, इट इज डिमांड मेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर टू कंपेंसेट फॉर लॉस occurred due to mishap, यानी कोई प्रॉब्लम, मिशहैप यानी कोई घटना, कोई इमरजेंसी, कोई सिचुएशन जो आ गई और उसकी वजह से लॉस हुआ है, तो अब हम इंश्योरर के पास गए, भाई तेरे को प्रीमियम दे रहे थे, अब तू हमको क्लेम दे दे। यस। उसके बाद आता है प्रपोजल एंड सब्जेक्ट मैटर। तो प्रपोजल क्या है? इट इज अ रिटन रिक्वेस्ट बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी टू इशू एन इंश्योरेंस पॉलिसी। यहां पर इंश्योरेंस पॉलिसी मांगते हुए हम एक प्रपोजल देते हैं। आखिर में दोस्तों सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो इट रेफर्स टू द सब्जेक्ट और एंटिटी, यानी क्या इंश्योरेंस, किस चीज का इंश्योरेंस ले रहे हैं आप। लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, आप किसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस ले रहे हैं, या कोई शिप है, कोई कार्गो है, कोई सामान है, कोई गुड्स है,
किस चीज का, व्हाट इज द सब्जेक्ट विच इज इंश्योर्ड, वो चीज क्या है, उसे कहते हैं सब्जेक्ट मैटर विच इज इंश्योर्ड अगेंस्ट विच द पॉलिसी इज टेकन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप समझ गए होंगे। बात करते हैं दोस्तों अब आज के मुख्य आंसर की। नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। जी हां दोस्तों, कुछ उसूल और आदर्श, तुम्हारे उसूल तुम्हारे आदर्श। और यहां पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस की। कुल मिलाकर के 7 पॉइंट्स, और इन 7 पॉइंट्स को आसानी से समझने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है म्यूजिक। जी हां दोस्तों, म्यूजिक म्यूजिक। जी हां दोस्तों, एम से मिटिगेशन ऑफ लॉस, यानी प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। पी से अगला पॉइंट जो है वो दोस्तों कहता है यू से अटमोस्ट गुड फेथ। यू से अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, यानी भरोसा बहुत जरूरी है इसमें। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है लॉस को कम करने के लिए, एक रिस्क को कम करने के लिए, तो यहां पर गुड फेथ तो होना ही चाहिए। बात करें दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन की, एस से, ये सबरोगेशन क्या है कुछ ही देर में आपको समझाने वाला हूं। आखिर में दोस्तों बात करें आई से, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट और इंडेमनिटी। सी से कंट्रीब्यूशन एंड कॉजा प्रॉक्सिमा। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, आंसर का नाम म्यूजिक। और म्यूजिक के अंदर मिटिगेशन ऑफ लॉस, अटमोस्ट गुड फेथ, एस से सबरोगेशन, आई से 2 पॉइंट्स, यहां पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट और इंडेमनिटी, सी से कंट्रीब्यूशन एंड सी से कॉजा प्रॉक्सिमा। चलिए अब हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट निकल करके आता है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। जी हां दोस्तों, मिटिगेशन ऑफ लॉस। Insured must always try to minimize the loss of property in case of uncertain events. जब भी कोई ऐसी घटना घटती है जहां नुकसान होने वाला है, ये नजर आ रहा है, आग लग रही है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, या बहुत खतरनाक इंसिडेंट कोई आपके सामने हो रही, आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप घटना को घटने देंगे, आप बस होने देंगे चीजों को। एज एन इंश्योरर आपको एक कोशिश तो जरूर करनी है, एज एन इंश्योर्ड आपको एक कोशिश तो जरूर करनी है कि आपका लॉस कम से कम हो। यही होता है एक उसूल, एक प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। द इंश्योर्ड मस्ट टेक all possible measures and necessary steps to control and reduce losses। और ये एक जिम्मेदारी है भाई, चीज तो अपनी है ना। इंश्योरेंस ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई जल रहा है घर, जलने दो, बाद में देखेंगे, उसमें क्या इंश्योरेंस वाले पैसा देंगे। कहीं ना कहीं आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंश्योर्ड टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी एंड अवॉइड लॉस। फॉर एग्जाम्पल, अ हाउस ऑफ मिस्टर जयंत इज ऑन फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। In this case, Mr. Jayant cannot remain passive and must try his best to save his house from fire। आपको कोशिश करनी है लगातार। हाँ, अंत में आपको इंश्योरेंस कंपनी आकर के पूरा पंचनामा करके, पूरी चेकिंग करके मुआवजा जरूर देगी, लेकिन आपका फर्ज बनता है, आपका ये उसूल है, ये आदर्श है। क्या आदर्श है इंश्योरेंस का? कि भाई मिटिगेशन ऑफ लॉस, ट्राई करो कम से कम लॉस हो। मिस्टर जयंत मस्ट बी एक्टिव एंड कैन नॉट वॉच हिज हाउस बर्न जस्ट बिकॉज हाउस इज इंश्योर्ड। उम्मीद करता हूं ये पहला आसान सा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आपको समझ में आया होगा। इंश्योरेंस का ये पहला उसूल, पहला आदर्श, मिटिगेशन ऑफ लॉस। म्यूजिक के अंदर आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो ये है यू से अटमोस्ट गुड फेथ। और यहां पर दोस्तों बात आती है भरोसे की। दोनों पार्टीज को एक दूसरे से क्रिस्टल क्लियर रहना है, एकदम कुछ भी छुपाना नहीं है, कोई भी झूठ नहीं बोलना है, एकदम पानी की तरह साफ पाक रहना है। इन ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स बोथ द पार्टीज मस्ट हैव utmost good faith towards each other। The insurer and insured must disclose all material facts clearly, completely and correctly। झूठ नहीं बोलना है, कुछ भी छुपाना नहीं है। यार मेरे को किडनी में प्रॉब्लम था लेकिन इंश्योरेंस वाले को क्यों बताऊं, है वो तो पैसा देगा, तो भाई बताता नहीं हूं, छुपा लेता हूं, ऐसा नहीं चलेगा। ये नौ चौलबे, आपको सारी चीजें गुड फेथ के तहत बतानी है, क्रिस्टल क्लियर रखनी है। द इंश्योर्ड मस्ट प्रोवाइड कंप्लीट क्लियर एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट क्लियर एंड करेक्ट, कंप्लीट क्लियर एंड करेक्ट, कंप्लीट क्लियर एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस टू द इंश्योरर। यानी जो चीज का आप इंश्योरेंस ले रहे हैं ना, उसके बारे में सब कुछ डिटेल में बता दीजिए। सिमिलरली द इंश्योरर मस्ट प्रोवाइड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर दो धारी तलवार है। अगर इंश्योर्ड व्यक्ति सब कुछ बता रहा है तो जरूरी यह भी है कि जो कंपनी वाले हैं, जो इंश्योरेंस दे रहे हैं, पॉलिसी दे रहे हैं, वो भी पॉलिसी के बारे में हर चीज डिक्लेयर करें, हर चीज समझा दें।
ऐसा नहीं कि बस वो एड में जिस तरह फास्ट फास्ट चलता है, दिस पॉलिसी सब्जेक्ट टू मार्केट, बस ऐसा फटाफट ना चले यार, कुछ समझ में आए, इस तरह से हर चीज डिस्क्लोज की जाए, कुछ भी छुपाया ना जाए। यस, करेक्ट एंड क्लियर इंफॉर्मेशन में लीड टू नॉन सेटलमेंट ऑफ क्लेम। तो यहां पर अगर फेलियर हो जाता है, करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, गलत जानकारी दे देते हैं, तो ऐसे में क्लेम जो है ना वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए सही जानकारी दीजिए और लीजिए भी। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर शांतनु हैज नॉट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज हार्ट सर्जरी, बताया नहीं एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। After his death, insurance company comes to know about this fact. As Mr. Shantanu has not provided correct and complete information at the time of taking policy, insurance company can refuse to give compensation to his family members. तो यहां पर दोस्तों बात बहुत सिंपल है, आपको गुड फेथ में सारी जानकारी जरूर देनी है, तभी भरोसा क्रिएट होगा और तभी दोनों पार्टीज एक दूसरे से तालमेल बना करके काम कर पाएंगी। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, म्यूजिक के अंदर एस से सब्रोगेशन। जी हां, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी, जो भी इंडेमनिटी से जुड़े हुए यहां पर प्रिंसिपल्स जो हैं सब्रोगेशन के, वो इंडेमनिटी से जुड़े हुए सभी कॉन्ट्रैक्ट्स पर लागू होते हैं। एज पर दिस प्रिंसिपल, आफ्टर द इंश्योर्ड इज कंपेंसेटेड फॉर द लॉस ड्यू टू डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड, देन द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी पासेस ऑन टू द इंश्योरर। यानी दोस्तों यहां पर अधिकार जो है ना वो छिन जाते हैं। किसी प्रॉपर्टी का आपने इंश्योरेंस लिया है और वो प्रॉपर्टी पूरी तरह से बर्बाद हो गई और उसके बाद आप लॉस का क्लेम कर रहे हैं, तो ऐसे में कई अधिकार ओनरशिप के जो हैं कई केसेस के अंदर इंश्योरेंस कंपनी के हाथों में चले जाते हैं, क्योंकि अब इंश्योरेंस कंपनी ने पूरे पैसे चुका दिए हैं। हैज एनी वैल्यू आफ्टर द इवेंट कॉजिंग द डैमेज। तो यहां पर दोस्तों एक उदाहरण के जरिए से समझिए, मिस्टर ए ओन्स अ टू व्हीलर, एक बाइक जो थी वो मिस्टर ए के पास थी। The vehicle was stolen and subsequently Mr. A filed a complaint in local police station. चोरी हो गई, एक दुचाकी वाहन जो मिस्टर ए का था वो चोरी हो गया और मिस्टर ए ने क्या किया, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल किया। Upon receiving report from police, the insurance company compensated fully Mr. A for the loss of the vehicle। क्योंकि इंश्योरेंस लिया गया था, पुलिस कंप्लेंट देखने के आधार पर, चोरी हो जाने के आधार पर इंश्योरेंस कंपनी ने मिस्टर ए को पूरा का पूरा पैसा चुका दिया, पूरा कंपेंसेशन दे दिया। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट। लेटर ऑन द स्टोलन व्हीकल वाज रिकवर्ड बाय द पुलिस, पुलिस को मिल गया। In this situation, the owner of the vehicle does not have any claim over the vehicle। अब वो बोलेगा ना मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी, ना ना मुन्ना ना, आपको इंश्योरेंस कंपनी ने गाड़ी के बदले में तो पैसे दे दिए, तो अब वो गाड़ी का राइट्स जो है वो इंश्योरेंस कंपनी का हो जाता है। यही है सब्रोगेशन। जी हाँ दोस्तों, एनी क्लेम ऑफ द व्हीकल एज ही हैज ऑलरेडी सब्रोगेटेड, ऑलरेडी वसूल कर लिया है, दैट इज ट्रांसफर्ड द ओनरशिप राइट्स ऑफ द व्हीकल टू द इंश्योरर। ये इंडेमनिटी से जुड़े हुए सभी कॉन्ट्रैक्ट्स पर लागू होता है। द इंश्योरर गेट्स एवरी राइट टू सेल और टू स्क्रैप द सेड व्हीकल। यानी अब वो कंपनी के ऊपर है कि कंपनी गाड़ी चलाए या उसको भंगार में बेच दे। तो ये पूरी तरह से सब्रोगेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा उठा लेते हैं, कितना क्लेम कर लेते हैं, उसके बाद फिर इंश्योरेंस कंपनी का राइट्स है कि वो उसके साथ क्या करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये म्यूजिक का एस आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे। आई से 2 पॉइंट है दोस्तों, यहां पर आई से पहला पॉइंट निकल करके आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी दोस्तों आप किस चीज का इंश्योरेंस ले रहे हैं, आपकी लाइफ का, आपकी प्रॉपर्टी का, जैसे जो भी चीज आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ना, वो बहुत मायने रखता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन सम फाइनेंशियल इंटरेस्ट in the subject matter. The insured must have insurable interest in the subject matter of insurance. Insurable interest is applicable to all insurance contracts, यानी सभी insurance contract के ऊपर insurable interest का principle applicable है। It is said to have insurable interest in subject matter when the existence of that subject matter puts the insured in financial benefit, यानी कोई ना कोई financial benefit, कोई ना कोई मुनाफा उस insurable interest से आपको होने वाला था, इसीलिए तो आप उसका इंश्योरेंस ले रहे हैं। Whereas non-existence of subject matter put him into financial loss, यानी वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि या तो आपको उससे बहुत फायदा होने वाला है और उसके ना होने से आपको बहुत नुकसान होने वाला है, और इसीलिए आप उसका इंश्योरेंस ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन ओन लाइफ,
एंड प्रॉपर्टी, या इसके अलावा बिजनेसमैन हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द गुड्स एंड ही डील्स एंड इन द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। सही बात है, मैं जिस चीज का व्यापारी हूं वो गुड्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो गुड्स का खराब होना मेरे लिए नुकसानदायी है और इसीलिए मैं गोडाउन में पड़े हुए गुड्स का भी इंश्योरेंस करवा सकता हूं। इसके अलावा दोस्तों मैं अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा सकता हूं, मैं प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा सकता हूं। तो ये सारी चीजें मेरा सब्जेक्ट मैटर है, मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। इन लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट रेफर्स टू लाइफ इंश्योर्ड, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ टेकिंग अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो यहां पर बहुत मायने रखता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना जब आप पॉलिसी ले रहे हैं। इन फायर एंड मरीन इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ लॉस। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पॉइंट आप समझ पाए होंगे। इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए इंश्योरेंस लिया जा रहा है। म्यूजिक में दोस्तों आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो है इंडेमनिटी। अब यहां पर ध्यान से इसे समझिएगा। इंडेमनिटी मींस अ गारंटी or assurance to put the insured in same financial position in which he was immediately prior to the happening of the uncertain event। यानी घटना या दुर्घटना होने से पहले आप जिस पोजीशन में थे उस पोजीशन में आपको वापस लाने की जिम्मेदारी गारंटी इंश्योरेंस कंपनी लेती है, इसे हम इंडेमनिटी कहते हैं। और यही बात बहुत ही इंपॉर्टेंट और मायने रखती है सबरोगेशन के टाइम पर। दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू फायर, मरीन एंड जनरल इंश्योरेंस। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि भाई मर गया तो वापस जिंदा थोड़ी कर सकती है इंश्योरेंस कंपनी। एज लॉस ऑफ लाइफ कैन नेवर बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। In case of death of insured, the actual sum assured जितने का भी इंश्योरेंस लिया था, it is paid to the nominee। जो नॉमिनी होगा उसको उतना पैसा मिल जाएगा। इस प्रिंसिपल के तहत the insurer agrees to compensate the insured for the actual loss suffered। जो भी लॉस हुआ है ना वो पूरा का पूरा कंपेंसेट करने का वादा इंश्योरेंस कंपनी इस प्रिंसिपल के तहत करती है। The amount of actual compensation is limited to the amount assured for the loss, whichever is less। For example, ध्यान दीजिएगा, if property is insured for rupees 2 lakhs and if the loss by fire is rupees 1 lakh, then the insured can claim compensation of 1 lakh only, क्योंकि नुकसान उतने का हुआ तो whichever is less उसका कंपेंसेशन मिलेगा। प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 लाख है लेकिन लॉस बाय फायर कितना हुआ, 1 लाख का। प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस किया था लेकिन लॉस कितना हुआ, उतने का इंश्योरेंस कंपेंसेशन आपको देगी इंश्योरेंस कंपनी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आई से इंडेमनिटी आप समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है यहां पर सी से कॉन्ट्रीब्यूशन। ये है प्रीमियम भरने के बारे में। जी हां दोस्तों, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी वेयर द इंश्योर्ड हैज टेकन आउट मोर देन वन पॉलिसी फॉर द सेम रिस्क और सब्जेक्ट मैटर, उस पर यह प्रिंसिपल लागू होता है। दोस्तों याद रखिए, अंडर दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड कैन क्लेम द कंपेंसेशन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लॉस आइदर फ्रॉम वन इंश्योरर और ऑल द इंश्योरर। यानी ये दोस्तों ऐसी चीज है जहां पर मैं एक पर्टिकुलर चीज का इंश्योरेंस दो अलग अलग कंपनी से ले रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे आप समझ सकते हैं कि 2,50,000 की मेरी प्रॉपर्टी है जो मैंने दो इंश्योरर से क्लेम करवाई है, यानी मैंने उनसे इंश्योरेंस लिया है। एक है टी इंश्योरेंस कंपनी जिससे मैंने 1 लाख का इंश्योरेंस लिया है और एक आर इंश्योरेंस कंपनी है जिससे मैंने 1,50,000 का इंश्योरेंस लिया है। यानी कहीं ना कहीं 2.5 लाख की प्रॉपर्टी के दो इंश्योरेंस मैंने लिए हैं, एक से 1 लाख का और एक से 1.5 लाख का। अगर ऐसे में दोस्तों मिस साइलीज प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड एंड द लॉस इज वर्थ रुपीज 1,20,000, 1,20,000 का, तो यहां पर कंट्रीब्यूशन होगा। कैसा कंट्रीब्यूशन होगा, कैसा कंट्रीब्यूशन होगा, एक जिससे 1 लाख का आपने लिया है वहां से आपको पैसा मिलेगा और एक जहां से आपने 1.5 लाख का लिया है वहां से भी आपको पैसा मिलेगा। तो पूरा पैसा नहीं, दोनों शेयर करके कंट्रीब्यूट करके आपको पैसा देंगे। देखिए कैसे, तो यहां पर दोस्तों बात निकल करके आती है, if Miss Siley's property is destroyed and the loss is worth rupees 1,20,000, the both insurance companies will contribute towards actual loss, that is 1,20,000. Thus, company T will pay rupees 48,000, जितना परसेंट प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस उसने दिया था, और the R will pay 72,000, जितने परसेंट का उसने इंश्योरेंस दिया था। तो जितने परसेंटेज के ऊपर प्रॉपर्टी की वैल्यू पे से जो परसेंटेज का इंश्योरेंस इस कंपनी ने दिया था उतना ये लोग रीपे करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सी से कंट्रीब्यूशन आपको समझ में आया होगा। यहां पर एग्जांपल के तौर पर यही याद रखिए कि एक इंश्योरेंस मल्टीपल कंपनी से लिया हुआ है और जितने परसेंटेज का वैल्यू दिया है उतने ही परसेंटेज का क्लेम कंट्रीब्यूट करके दोनों कंपनीज दे देंगी। बात करें दोस्तों आखिरी पॉइंट की, तो यह है कॉजा प्रॉक्सिमा। हमेशा इंश्योरेंस कंपनीज देखेंगी कि अल्टीमेट और इमीडिएट कॉज क्या था नुकसान का।
प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा मीन्स when a loss is caused by more than one causes, एक से ज्यादा नुकसान के कॉजेज हैं तो ऐसे में जो अल्टीमेट और इमीडिएट कॉज है ना वो चेक किया जाएगा. देन प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ लॉस should be taken into consideration to decide the liability of the insurer. यहां पर एग्जाम्पल बहुत मायने रखता है, समझिएगा ध्यान से. A house was insured against the risk of theft. चोरी के मामले के लिए या चोरी के लिए इंश्योरेंस लिया गया था. अब क्या हुआ, चोर आए चोरी की, लेकिन चोर शाणे थे. चोरी करने के बाद उन्होंने माचिस लगा के निकल लिए, यानी घर को आग भी लगा दी. बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस एग्जांपल को. There was a theft in the house and before leaving the house was set on fire by the thieves. Now there are two causes. दो कॉज हो गए यहां पे, एक lost by theft and by fire, and the nearest cause was lost by fire. As the house was insured against theft and not by fire, the insured will not get any compensation from insurance company for loss by fire. यानी आग लगने से जो नुकसान हुआ है ना उसका एक ढेला भी नहीं मिलेगा. But he will get the compensation for the property lost by theft. जो चोरी हुई है ना उसी का उसको पैसा मिलेगा, जो जल गया उसका तो लफड़ा है, उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा. तो यहां पर दोस्तों बात बहुत ही सिंपल है. कॉजा प्रॉक्सिमा यानी प्रॉक्सिमेट यानी इमीडिएट कॉज देखा जाएगा. उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे. प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, एम से मिटिगेशन ऑफ लॉस, यू से अटमोस्ट गुड फेथ, एस से सब्रोगेशन, आई से इंश्योरेबल इंटरेस्ट, आई से इंडेमनिटी, सी से कंट्रीब्यूशन और सी से कॉजा प्रॉक्सिमा. कैसा लगा म्यूजिक जरूर कमेंट करके बताइएगा. प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा. ये आंसर बहुत ही है इंपॉर्टेंट और चैप्टर नंबर 4 पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है. इसके लगातार वीडियोस आते रहेंगे. आप चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए. टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल. यहां पर भी हम लगातार वीडियोस डालते रहते हैं, तो अपना प्यार बरकरार रखिए. मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ. तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.